छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे क्या पता चलता है? जब कोई भी छात्र शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक रूप से आंसर देते हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, और इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए अभी क्लासेस तो चलेगी, आज भर आपकी क्लासेस भरपूर चलने वाली हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस क्लास के बाद भी एक और क्लासेस आपको दी जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। देखिए समझते चलिएगा, एक चीज़ बता दें, जब भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों को सॉल्व करना होगा तो आप खुद को क्या मानेंगे? एक शिक्षक मानेंगे, और शिक्षक के अकॉर्डिंग ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिका कर देते हैं ना, उस पर आप फोकस मत कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी पे। पहले क्वेश्चन को समझिएगा और उसको ऑप्शन निगलेक्ट करने का भी प्रयास कीजिएगा, तो नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी है तो बस आँख बंद करके ऑप्शन डी लगाते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? चलो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? पब्लिक स्कूल, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, विकलांगों की शिक्षा, या फिर किंडरगार्टन। तो शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वह क्या था, बता दीजिए आप लोग। किंडरगार्टन, और किंडरगार्टन का क्या होता है? खेल का मैदान होता है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जर्मनी से हुई थी। कहाँ से हुई थी? जर्मनी से हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान था वह क्या था? वह किंडरगार्टन था। किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? खेल का मैदान होता है। क्या होता है? खेल का मैदान होता है, और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है? जो छोटे बच्चे कहलाते हैं, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वे शिशु ही कहलाते हैं। उसके बाद बच्चे शैशवावस्था में प्रवेश करते हैं। देखिए शैशवावस्था की जो अवस्था होती है उसको समझ लीजिए। शैशवावस्था जो होती है आपकी 0 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। कई मनोवैज्ञानिक इसको 0 से लेकर 5 वर्ष भी मानते हैं, तो जो आपके ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको लगाना है। फिर शैशवावस्था की समाप्ति का बात होती है। बाल्यावस्था का जो कालक्रम माना गया है वो 6 से लेकर 12 वर्ष तक माना गया है, ठीक है। 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। उसके बाद 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 18 से आगे की अवस्था को प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। इन सबको ध्यान में रखिएगा। तो शिशु शिक्षा में आपकी क्या राय है? तो शिशु शिक्षा की जिम्मेवारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि एक माँ जो होती है शिशुओं के लिए बहुत एक अच्छा टीचर का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों और समाज के लिए लाभप्रद है? कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे छात्रों को और समाज को फायदा हो? अभी वर्तमान में कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे छात्रों को और पूरे समाज को लाभ हो, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए बताइए, बहुत लंबा क्लास है आज आप लोग का, बस आराम आराम से हम लोग क्वेश्चन को करते चलेंगे। जो लोग हैं आप लोग रहिए। तो वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों और समाज के लिए लाभप्रद है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा। ये सभी तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा क्यों देनी चाहिए? इसके क्योंकि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो आप लोग किए हुए हैं, बस इसका रिवीजन भी आप लोग को करना है। नेक्स्ट है कि गिलफोर्ड का अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? देखिए गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग जो है किसके समान अर्थ में किया है, ये आपको बताना है। किसके अर्थ में किया है? वह किया है सृजनात्मकता के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हुए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में है? पहला है कि रुचियाँ क्या होती है? जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। पहला कहे कि रुचियाँ क्या होती है? जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। दूसरा है कि रुचियाँ व्यवहार में आकर्षक या विकर्षक के प्रतिबिंब नहीं है। दूसरा अगला कहता है कि रुचियाँ योग्यताओं एवं अभियोजन के संबंधित नहीं होती है। और ऑप्शन डी कहता है कि रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है। और एक रुचि के बारे में जानते हैं ना आप लोग, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्टिंग बोलते हैं ना। देखो कोई भी कार्य करने के लिए इंसान को उसमें रुचि होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षक एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि एक समान 12 वर्ष के बच्चे की उम्र में सबसे अधिक क्या है? जो 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें सबसे अधिक क्या होना संभव है, ये बताइए आप लोग। जो 12 वर्ष के जो बालक होते हैं वह कौन सी अवस्था में होता है? वह बाल्य अवस्था में होता है। अवस्था की जो आयु निर्धारित की गई वह 6 से लेकर 12 वर्ष तक की गई है। तो जो 12 वर्ष का बच्चा होता है वह किस में रहता है? वह बाल्यावस्था की समाप्ति पर रहता है, यानी कि बाल्यावस्था की समाप्ति और किशोरावस्था के शुरुआत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा होगा वह सबसे अधिक कठिनाई कहाँ अनुभव करेगा? कहाँ पे अनुभव करेगा सबसे अधिक कठिनाई? आप उस बच्चे के बारे में बताइए कि जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा होता है वह सबसे अधिक कठिनाई कहाँ पे सबसे अधिक उसको कठिनाई होती है? स्वतंत्र अध्ययन में।
कहाँ पे? स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक उसको कठिनाई होती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा में खेलना क्यों उचित है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों आवश्यक है? देखिए कोई भी स्टूडेंट है उसको विद्यालय में खेलने के लिए ही आपको प्रेरित करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों आवश्यक है ये आप बताइए। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या फिर यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? कोई भी विद्यार्थी है उसको विद्यालय के अंदर ही खेलना चाहिए क्योंकि यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये तो होगा नहीं, आप ऑप्शन ऐसे निगलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तीसरा कि यह समय बिताने में सहायक होगा। और अगला क्या कहता है कि यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो क्या होगा इसमें से? अच्छा इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? जो आप आंसर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए? चलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऑप्शन बी लगा दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऑप्शन डी के बीच में कुछ कंफ्यूजन है। तो चलिए खैर हम लोग इसके राइट आंसर क्यों बढ़ते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बताइए वो कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, ठीक है, सभागार, या फिर घर। देखिए ऑप्शन डी नहीं होगा, डी से बेटर ऑप्शन आपका बी है। क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय और उसका कक्षा वातावरण। ठीक है, कहाँ पे? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कहाँ पे? तो विद्यालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि स्कूल अनुशासन के संबंध में आपकी क्या राय है? इसमें कौन सा कथन सही है? स्कूल अनुशासन के संबंध में डिसिप्लिन से क्वेश्चन है आपका। देखो पिछली बार जो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा था वह बहुत ही डीप पूछा था, पिछली बार बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछा गया था। अब की बार खैर उतना डीप क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाना चाहिए। क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुशासन के बारे में, अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता है बल्कि यह एक सुधारात्मक प्रक्रिया। देखो क्या कहना है कि अनुशासन का उद्देश्य क्या है? केवल छात्रों को। क्वेश्चन कितना आपका? क्वेश्चन नंबर 13 है ना। लीजिएगा, बफरिंग हो रही है ना, दिक्कत तो हो रही होगी, हम समझ सकते हैं आपकी बात। चलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिए। देखो नेटवर्क शायद उतना अच्छा नहीं है, कल बहुत अच्छा नेटवर्क था और परसों भी था, इतनी अच्छी भी नेटवर्क नहीं है, थोड़ी सी मौसम की वजह से हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैनेज करो। थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, आप सुधार कर लो। ठीक है, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? बताइए। देश की दिशा को बदलना है तो किसकी भूमिका होगी? शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की, क्योंकि देश की दिशा को बदलना है तो शिक्षक को रचनात्मक कार्य भी करने होंगे। जो भी शिक्षक हैं उनको रचनात्मक कार्य भी करने होंगे, तभी देश की दिशा हमारी बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि शिक्षक का वह कौन सा गुण है जिसे वह उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है? बताइए शिक्षक के बारे में, शिक्षक का वह कौन सा गुण है जिसे उसे अन्य व्यवसायों से अलग किया जाता है? उसकी कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता, या फिर इसमें से सभी? देखो सभी तो नहीं होगा, हम आपको कितना बार कह रहे हैं कि आप ऑप्शन डी देख के मत जाइए। शिक्षक का कौन सा है जो उसे व्यवसायों से अलग करता है? तो जो उसकी अध्ययनशीलता होती है वो उसे अलग करता है। ठीक है, भाषण देने में निपुण है इससे मतलब ये नहीं होता है, जो वेस्ट आंसर है आपको वो निकालना है। आप लोग ऑप्शन डी देखते नहीं कि बस लगाना शुरू कर देते। विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? जो प्राथमिक विद्यालय के बालक है उसमें से सबसे बेहतर किसे मानते हैं? बताइए किसे मानते हैं सबसे बेहतर? 40 नंबर जीके जीएस, 25 नंबर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, 65 नंबर का सवाल है। तो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से आप किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। देखिए सबसे अच्छा स्वयं के द्वारा जो किया गया अनुभव होगा उसे आप बेहतर मानते हैं। नेक्स्ट जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था समझते हैं। देखो पूर्व बाल्यावस्था 6 से लेकर 9 वर्ष की अवस्था है। मैंने आपको बताया बाल्यावस्था जो होती है 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था होती है। बाल्यावस्था 2 भागों में बटा होता है, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था जो 6 से लेकर 9 वर्ष तक होता है, और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था जो लेकर 9 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था मान लो कि बच्ची अगर 6 से लेकर 9 वर्ष तक है तो उसकी क्या विशेषता इसमें से नहीं है? दल समूह में रहने की विशेषता, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, ग्रहण करने की अवस्था, क्या नहीं है उसमें? कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं नहीं है? दल समूह में रहने की व्यवस्था, ये तो रहेगा भाई, ये तो समूह में रहेगा ना। अनुकरण करने की अवस्था क्या होगा इसका? अरे प्रश्न नहीं करेगा, 6 से लेकर 9 वर्ष का बालक प्रश्न नहीं करता है। आप एक चीज़ देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? देखो इसमें बच्चा क्या है, समूह में रहना पसंद करता है 6 से 9 वर्ष का,
प्रश्न भी करता है। अनुकरण मतलब क्या होता है, नकल होता है। तो बच्चे नकल करके भी देखते हैं कि कभी कभी किसी हीरो का भी नकल करना शुरू कर देता है, किसी एक्टर का, इसके अलावा किसी लीडर का भी एक्टिंग करना शुरू कर देता है। तो खेलने की अवस्था नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है, खेलने की विशेषता इसकी जो नहीं है। ठीक है, चलिए, बच्चा खेलता है लेकिन इसकी खेलने की विशेषता नहीं है। प्ले करता है लेकिन इसकी विशेषता की बातें हो रही है। जो पूर्ण रूप से जो विशेषता इसकी बात करें, खेलता, ये पूरी तरह से उसकी खेलने की अवस्था नहीं मानी जाती है। अच्छा, बालक की खेलने की जो अवस्था मानी जाती है कब मानी जाती है, छोटा बालक होता है तब ना मानी जाती है। ऐसा नहीं कि बालक वहाँ पे नहीं खेलता है, ऐसा नहीं है कि बालक वहाँ नहीं खेलता है, बालक खेलता है लेकिन उसको पूरी तरह से खेलने की अवस्था नहीं माना जाता है। समझे बात को, ये चीज़ प्रश्न कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अब आप लोग बताइए, आप लोग भी विद्यार्थी है, आपकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी। उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता या फिर ईमानदारी, क्या होनी चाहिए। आप एक स्टूडेंट हैं, बताइए, आप एक स्टूडेंट है तो इसको क्या मानते हैं, आज्ञाकारिता। ऑर्डर, बहुत अच्छा। ईमानदारी से बढ़ के क्या है, आज्ञाकारिता। एक स्टूडेंट के अंदर आज्ञाकारिता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे क्या कहता है। बच्चा क्या करता है, किसी भी घटना के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है, वो कौन सी अवस्था कहलाती है। इसको किसने दिया था, यह जीन पियाजे का सिद्धांत है। जीन पियाजे ने इसको 6 उपभागों में बांटा था। तो बताइए कौन सी अवस्था है जिसको मूर्त क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या करता है बच्चा, तार्किक रूप से किसी भी घटना के बारे में सोचना शुरू कर देता है, उसे बोलते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। यह किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसने कहा था। किसने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। पाब्लो, पियाजे, स्किनर। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, स्किनर ने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। तो स्किनर ने चूहे पे, ठीक है, चूहे पे, कबूतर पे अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। किस पे, कबूतर पे, चूहे पे एक्सपेरिमेंट दिया था अपना स्किनर ने। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, उसका पाब्लो ने क्या किया था, कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। पाब्लो ने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ध्यान रखिएगा। स्किनर ने चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और कबूतर के ऊपर किया था। पाब्लो ने कुत्ते के ऊपर किया था और कोहलबर्ग ने किया था चिंपैंजी के ऊपर, चिंपैंजी के ऊपर किया था कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। तो कोहलबर्ग ने किस पे, कोहलबर्ग ने किया था चिंपैंजी पे, और पाब्लो ने कुत्ता पे, स्किनर ने कबूतर पे या फिर खरगोश पे, कबूतर चूहे पे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि पियाजे हो जाएगा। किसने कहा था कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में समझ का सृजन करते हैं, जिन पियाजे ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान का चित्र, इसको हटा दो। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति और युवा अपराधिकता का कारण क्या है। देखिए, छात्र के अंदर बहुत सारे अपराध आ रहे हैं, इसका कारण क्या है। बहुत सारे छात्रों के अंदर बहुत सारे अपराध के गुण आते हैं ना, बच्चे के अंदर अपराध के गुण भी विकसित होते हैं। क्यों होता है, आजकल बैंक लूटना सबको आम बात बना लिया है, कहीं भी किसी घटना को अंजाम दे देना। इसका रीज़न क्या है, सभी चीज़ें यहाँ पे। एक तो मानसिक मंदता, दूसरा आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, जिससे उसे जो चाहिए वो नहीं मिलता है, और अगला क्या होगा यहाँ पे, कुसमयोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखो, जैसे ऑप्शन नंबर डी वाले क्वेश्चन को कैसे करना पता है, ऑप्शन वाले डी नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान देना, जहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी होगा ना, जहाँ पे सभी होगा, उसको एक बार आप अच्छे से चेक कर लेना। देखना जब क्वेश्चन पढ़ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक से कहीं दो ऑप्शन आपको लग गया कि सही है, बस फटाफट आप लगा दो, तीसरा मत पढ़ो। दो आपको लग गया कि सही है तो तीसरा आप लगा दो, ऑटोमेटिक लगा दो, पूरा पढ़ो मत। अगला कि हमारी शिक्षा प्रणाली तथा गिरते हुए जो शिक्षा स्तर है, इसका कारण क्या है। हमारी जो शिक्षा स्तर गिर रही है, हमारी शिक्षा प्रणाली जो गिर रही है, इसका कारण क्या है बताइए। अभी वर्तमान में हमारी शिक्षा प्रणाली क्या हो रही है, बहुत गिरती चली जा रही है। इसका रीज़न क्या होगा, शिक्षा के प्रति तंत्र की उदासीनता, शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, और जवाबदेही की भावना का अभाव, और योग्य अध्यापकों की कमी। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर बताइए। देखिए, इसमें हम आपको कह रहे हैं ना, जो डी वाला होगा ना, उसमें आप कम से कम 2 देख लीजिएगा, 2 सही होगा तो लगाइए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो, आपके एग्जाम में जानबूझ के क्वेश्चन नंबर का जो भी क्वेश्चन होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसमें ऑप्शन नंबर डी दिया जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन में, और ताकि आप फंसे उसमें, जानबूझ को फंसाने की कोशिश। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है। देखिए, व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। चलो इस क्वेश्चन को हटा दो आप, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, जो बालिकाएं शिक्षा उनको महत्व देना उचित है, कैसे। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कैसे, इसका कारण बताइए। महिला को भी बढ़ाना चाहिए, ये तो आप बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कैसे भाई, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि परिवार क्या है। परिवार एक साधन है, किसका, परिवार किसका साधन है, औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, किसका है। परिवार एक साधन है। परिवार में कौन कैसी शिक्षा मिलती है बच्चों को। देखिए, परिवार की बात है, आप औपचारिक
अनौपचारिक शिक्षा जानते हैं, नहीं जानते हैं? एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ को समझ लो, औपचारिक शिक्षा समझते हैं और अनौपचारिक। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो शिक्षा चार दीवारी के अंदर दी जाती है, यानी क्या है, चार दीवारी जो होता है विद्यालय के अंदर जो शिक्षा दी जाती है उसको औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, और विद्यालय के बाहर जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा आपको केवल स्कूल से ही, मतलब वहाँ से आपको प्राप्त होगा। तो औपचारिक शिक्षा को फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है, और अनौपचारिक शिक्षा को इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। दूरस्थ शिक्षा को डिस्टेंस मोड वाला बोलते हैं, तो पता ही आपको, ठीक है। एक होता है निरौपचारिक। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक। पारिवारिक साधन किसका है? परिवार क्या हो जाएगा? एक अनौपचारिक का साधन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अनौपचारिक का। चलिए आगे चलते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 20 क्या कहता है इसको देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? किसने कहा कि जो बच्चे होते हैं अपने मतलब अधिक चीज़ें जो सीखता है वो खेल के माध्यम से ही सीखता है, अपने बारे में या संसार के बारे में खेल के माध्यम से ही सीखता है? वह कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बताया है कि बच्चे क्या करते हैं? खेल के माध्यम से ही सीखते हैं अधिक। तो उनका नाम है एस्ट्रियन है, ठीक है। क्रो एंड क्रो नहीं है, उनका नाम क्या है? उनका नाम एस्ट्रेंग है, ठीक है। नाम अजीब है इस सबका, इस सबका नाम जो है ना बहुत ही अजीब है। क्रो एंड क्रो नहीं है, इसका नाम क्या है? एस्ट्रेंग है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको हटा दो आप। कहता है कि आप अपने बच्चे का प्रवेश संस्था में करने का प्रयास करेंगे जहाँ पे क्या होगा? आप अपने बच्चे का प्रवेश कहाँ पे, कौन सी संस्था में आप उसका एडमिशन कराना चाहेंगे? अब बताइए कैसी वहाँ की माहौल होनी चाहिए तो आप वहाँ पे भेजेंगे। क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत अच्छे होते हैं, बस आपकी IQ लेवल टेस्ट की जाती है, यानी कि आप कैसे कर सकते हो उस क्वेश्चन को, मतलब कितना आप दिमाग उसमें लगा रहे हैं, बस इसी पे डिपेंड होता है आपका क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि छात्र के चतुर्मुखी विकास पर जहाँ पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या आपका है कि बच्चे में मौलिक चिंतन की शक्ति कैसे विकसित की जाती है? हम लोग इसमें 30 क्वेश्चन रखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, फिर से हम रोटेट करके आएंगे तो फिर कराएंगे, क्योंकि एक साथ अगर सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कराएंगे तो पता चलेगा कि फिर सर दर्द करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम जीके के क्वेश्चन कुछ लगाएंगे और वहाँ से फिर कर लेंगे, तो फिर करेंट अफेयर्स भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, साइंस भी है, तो सबको हम लोग करने का प्रयास। तो बच्चे में मौलिक चिंतन की शक्ति कैसे विकसित की जा सकती है? तो एक होती है विकसित की जा सकती है, दूसरा क्या है? जन्मजात। नहीं, जन्मजात नहीं होता है, उसमें क्या होता है? स्व अध्ययन से। जन्मजात नहीं होती है। बच्चे में मौलिक चिंतन की शक्ति कैसे की जा सकती है? तो वह जन्मजात होती है, जन्मजात छोड़ के दोनों होती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग जीके के प्रश्नों को, ठीक है। कुछ जीको के प्रश्नों को भी देख लेते हैं, तो बस 5 से 10 सेकंड वेट कीजिए, PDF हमको निकालने दीजिए। अरे अभी ब्रेक क्या ज़रूरत है भाई, अभी इतना जल्दी ब्रेक चाहिए? अभी नहीं, अभी कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। चलिए, आप लोग आधा घंटा क्लास नहीं किए कि आप लोग को ब्रेक चाहिए, इतना जल्दी ब्रेक? चलिए साइंस से भी करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे है जीके से। जीके सेक्शन को भी देख लेते हैं, सारे सब्जेक्ट को करेंगे। क्वेश्चन की संख्या 100 प्लस होगी, 150 प्लस होगी हर टॉपिक में, लेकिन इसको घुमा घुमा के करेंगे, क्योंकि अगर एक टॉपिक को लगा दें तो पता चलेगा कि फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आइए जीके के पहले क्वेश्चन को कीजिए कि पुलित्जर किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? चलिए फटाफट बताना है, सारे क्वेश्चन कराए हुए क्वेश्चन है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अर्जुन जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? खेल के क्षेत्र में, ठीक है। और खेल दिवस कब मनाते हैं? देखो खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। ध्यान रखना क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। देखो खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पे? तो मेजर के जन्मदिन पे। अब मेजर ध्यानचंद्र को क्या कहते हैं? हॉकी का जादू, ठीक है। और वे कहाँ से आते हैं? तो यूपी से आते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक साथ कई क्वेश्चन बनेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, अनाई मुंडी, महेंद्रगिरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आप बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? हड़प्पा का खोज किसने किया था बताइए। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में। कब किया गया था? 1921 में। और हड़प्पा में खुदाई में पता चला था एक मोहनजोदारो है, ठीक है।
मोहनजोदारो, जो कि जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार पाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो निक्स ओलंपिया है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है, किस ग्रह पर स्थित है? बताइए। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक है। वह किस ग्रह पर स्थित है? अभी आप खुश मत होइए कि सर इतना इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। अरे अभी तो शुरू ही हुआ है ना। देखो, कोई भी चीज़ मतलब नॉर्मल क्या कहें, आसान से लेकर कठिन तक जाना चाहिए। अब एक बार कठिन से लेकर आसान तक आएंगे तो आप भाग जाइएगा। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो सौरमंडल का किस ग्रह पे स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं, और मंगल ग्रह पे जो है जीवन संभव है, ये पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है भाई कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर अकबर, या फिर बाबर? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में है, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप सभी के कमेंट तो आ रहे हैं, मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। अगला कि मिड डे मील मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब हुआ था? क्वेश्चन आपका आया था पिछली बार। तो मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन है उसकी योजना की शुरुआत कब की गई थी, आपको ये बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था कब आया था? 2009 में आया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत जो हुई थी 1995 में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? एक क्वेश्चन आपका आता है एनसीएफ से। तो एनसीएफ जो आया था 2005 में आया था, एनसीएफ 2005 था। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? सभी को पता है भाई, अपना ही तो देश है जिसका नाम भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। अगला क्वेश्चन है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? बताइए। अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिशा, या फिर रोशन आरा? तो मुमताज महल का असली नाम क्या था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसका आंसर आपको बताना है कि मुमताज महल का असली नाम क्या है। देखते हैं कितने लोग को याद है मुमताज महल का असली नाम। मेहरुनिशा नहीं था भाई, क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, किस तापमान पर जल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है? आपको पता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, जल गैस किसका मिश्रण है? देखो, जल गैस किसका मिश्रण है, थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं। CO और H2 का। किसका? CO और H2 का। जल गैस किसका मिश्रण है? CO और H2 का। चलिए इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं। देखो, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए। जो भारी जल होता है उसका क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। और भारी जल को D2O को उपयोग करते हैं किसके रूप में? मंदक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या होता है? समझ गए? D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, एक नाभिकीय रिएक्टर में पानी का कार्य क्या होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? चलिए, सारे क्वेश्चन आपके मिक्स है इसमें। आप लोग कह रहे थे ना कि सर मिक्स क्वेश्चन करवाइए, तो आपके साइंस भी है इसमें, आर्ट्स भी है। तो क्वेश्चन कीजिए कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? भारी जल का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को क्या करना? कम करना, ज़्यादा करना, कम करना। न्यूट्रॉन की गति को कम करना। चलिए अगला क्वेश्चन, ड्यूस शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूस सेल जो है किस खेल से संबंधित है? बताइए ड्यूस के बारे में। ड्यूस खेल किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 13 है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभी शुरू हुआ, देखो एक और क्लासेस मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, आप लोग को अच्छा लगे तो बताना। देखो हम क्या सोच रहे हैं ना, ये तो हम आपको जीके जीएस करा ही रहे हैं। अभी हम खोज रहे हैं 2015 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो बताते हैं जो हम आपको कह रहे हैं, 2015 से लेकर 2021 तक का हम प्रीवियस क्वेश्चन खोज रहे हैं। हालांकि मेरे पास अभी 2021 का 2020 का तो अवेलेबल है, 2019 का भी होगा, लेकिन पीछे 2015, 16, 17, 18 इन सबको सोच रहे हैं कि कम से कम जो उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो और उसके अलावा जीके जीएस है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जीके जीएस का होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझे बात को? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे जीके जीएस का सिलेबस बहुत डीप होता है, आपको पता है, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। लेकिन होता क्या है, एक प्रीवियस ईयर एक बेस टाइप का जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। तो 2015 से 21 तक इसमें हम सोच रहे हैं कि हिंदी क्या हो जाएगा, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, उस रीजनिंग छोड़ के, रीजनिंग तो सॉल्व करने में समय लगेगा, रीजनिंग छोड़ के टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके जीएस, करेंट अफेयर्स उसमें का छोड़ के
उसके बाद हिंदी करा के लगभग हर मतलब एक साल में 100 क्वेश्चन होगा। तो टोटल मिला के 7 साल हुआ, 15 से लेकर 21 तक, तो कितना हो गया, 15 से लेकर 21 7 साल तक हुआ, तो 700 क्वेश्चन होगा। हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए आप बना है, अच्छी बात है। तो शाम तक हम सोच रहे हैं कि एक और क्लास दे देते ताकि उससे जो है ना आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाता। अभी हम सोच रहे हैं उस पर, ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, सीधे ऐसे करा नहीं देना है, भी समय लगने वाला है हर एक चीज़ को। अरे यूट्यूब पे तो होगा ही ना, यूट्यूब पे तो होगा ही ना, अब उसमें यूट्यूब से आप निकालते रहिए, उतना समय किसके पास है। चलो हम उस पर सोच रहे हैं, हम आगे बताएंगे आपको क्या करना है, आगे बताएंगे। तो ड्यूस ऑफ किससे है, टेनिस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ड्यूस ऑफ टेनिस से है ना। चलिए अगला कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उस पर क्या है ना, चलिए आप दे दीजिएगा मुझे। देखो आप मुझे शेयर कर देना, पीडीएफ बना होगा तो अच्छा फ्रेश होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर तो मेरे पास ही है लेकिन अभी फ्रेश नहीं है, सब अलग अलग निकालना पड़ेगा, समय निकल जाएगा, उस पीडीएफ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पीडीएफ जैसे है वैसे बना दिए, दिक्कत होता है, दिखता नहीं है। उसके लिए हम बना रहे हैं, शाम तक कोशिश करेंगे कि शाम में 2-3 घंटे का और क्लासेस दे दें। शाम में 7 बजे के करीब, 7 या 8 बजे के करीब से शुरू करेंगे, 10 से 11 बजे तक ख़त्म करेंगे। देखो हमारे यहाँ से वीडियो क्वालिटी सही है, आप अपनी वीडियो क्वालिटी कीजिए, यानी कि आप सेटिंग में जाइए, वहाँ पे एडवांस सेटिंग होगा, वहाँ से क्वालिटी बढ़ाइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है। अभी बात कीजिए उपराष्ट्रपति कौन है भाई, कौन है बात के राष्ट्रपति, वेंकैया नायडू है, नहीं अभी कौन है, रामनाथ कोविंद है, और उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू है। देखो 2020 क्वेश्चन पूछा गया था भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम से और राज्यपाल के नाम से भी पूछा गया था, इस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी द्वीप पे स्थित है। आपके पास भी क्वेश्चन पेपर होगा, मुझे पता है 2015 से, लेकिन अभी तक आप क्लियर नहीं किए होंगे। ये चीज़ होता सब कुछ है, होने के लिए तो आपके बुक्स में सब कुछ है, लेकिन आप खुद से नहीं पढ़ पाते हैं। जब तक आपको एक मोटिवेशन नहीं मिलती है, जब तक देखिए यहाँ जब देखिएगा 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, तो एक ट्यूशन आपके अंदर आती है, उस बीच में आप उसको पढ़ते हैं, इसलिए आपका उस पर जाता है, इसलिए होता है। हम सोच रहे हैं सुबह से कर रहे हैं उस पर, अभी सुबह से पीडीएफ कंटिन्यू बनाया है, तो अभी जाके पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, माजुली है, किस नदी पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र पे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो सबसे बड़ी नदी भारत की कौन सी है, गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2550 किलोमीटर है। 2550 किलोमीटर किसकी है, गंगा की है। और बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, कोसी को कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन पूछा हुआ कि बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं, तो कोसी को कहते हैं। एल्सा जांच किस रोग में की जाती है, एल्सा किस में की जाती है, तो एल्सा जो होती है एड्स में होती है, ठीक है। एड्स, और एड्स दिवस को मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं, एड्स दिवस 1 दिसंबर को। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए आरजी गेमिंग 2550 किलोमीटर है, कहीं कहीं आपको 2525 किलोमीटर दिया होगा, उसके लिए कंफ्यूज आप मत होइए, ठीक है। बहुत जगह जब देखेंगे तो वहाँ पे आपके जब भी क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे 2550 ही ज़्यादा रहता है, आपका 2525 कम ही रहता है। तो दोनों में आप देख लीजिएगा, 1 दिसंबर को मनाते हैं ना, 1 दिसंबर को मनाते हैं, कोई 2 दिसंबर बता रहा है, बिल्कुल गलत। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। IMF का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, बता दीजिए। वाशिंगटन DC तो अमेरिका की पहले राजधानी थी, अभी भी है ना। देखो कुछ देशों की राजधानी भी पूछा जाता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल की राजधानी कहाँ पड़ती है, तो काठमांडू पड़ती है। बिहार की राजधानी नहीं पूछा था, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है पूछा था उस समय। बहुत लोग को वो भी पता नहीं था कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, लगा के आ गया सब गलत। अभी देखो क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन पढ़ लेना, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, सब कौन है पढ़ लेना। नेक्स्ट IMF कहाँ स्थित है, इसका आंसर नहीं ना कराया है, ये तो सबको पता है, लेकिन उस समय कितने बच्चों को पता ही नहीं था कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, हंसी आया था उस समय। वाशिंगटन DC हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। उस टाइम सही में गलती से पूछ दिया था, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगाया है आपके लिए। तो थॉमस कप के बारे में बताइए, किस खेल से संबंधित है थॉमस कप, तो बैडमिंटन से। किससे, बैडमिंटन से। रिवीजन कर लीजिए फटाफट। फुटबॉल के में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, 11 होती है। क्रिकेट में कितनी होती है, 11 होती है। फुटबॉल में 11 होती है ना, अच्छा फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है ना। चलिए नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस क्वेश्चन को तो हम करवा ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड तो क्षेत्र में दिया जाता है, और पुलित्जर पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है, पत्रकारिता में। कहाँ दिया जाता है, पत्रकारिता में। किसको, पुलित्जर पुरस्कार को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार। आज का पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो अर्जुन अवार्ड खेल में दिया जाता है। गंगा नदी किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा नदी। अभी आप लोग कह रहे हैं कि सर ब्रेक लीजिए, अरे किसे ब्रेक चाहिए, अभी ब्रेक क्या है, बोलना मुझे पता है, आप लोग को चाहिए, हद है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन का पहले आंसर करो आप लोग। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा नदी किसे कहते हैं, कावेरी को, गोदावरी को, कृष्णा को, किसे कहते हैं। आप लोग के ऑप्शन आ रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोदावरी
हैं कि दक्षिण भारत की जो गंगा नदी है वो किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं ना। इसमें कंफ्यूजन है किसी को? सही है ना? किसी को कोई दिक्कत? एक दिन इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन भी किए थे आप लोग को। तो दक्षिण भारत की जो गंगा नदी है वो किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। और ऐसे कहे कि जो गंगा नदी है उसे कहते हैं क्या? वह कावेरी था। उसमें 2 क्वेश्चन था ना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आत्मघाती थैले किसे कहते हैं? देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। और लाइसोसोम का खोज किया गया था, किसने किया था? डी डुबे ने किया था। इसका डी डुबे लेके डूब गया 1955 में किया था। ठीक है, डी डुबे ने लाइसोसोम का खोज कब किया था? 1955 में, समझे? 1955 में डी डुबे ने लाइसोसोम का खोज किया था, ध्यान रखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, एक क्या था आपका? हाँ, अरे अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, यह नारा किसने दिया है? बताइए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, इस नारा को किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। बहुत मेहनत है इसके पीछे और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का पूरा रिवीजन करवा दूं, क्योंकि आप लोग तो ऐसे करेंगे नहीं रिवीजन, तो बस 2 से 3 घंटे 4 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, महात्मा गांधी जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, इनका बहुत ही पुस्तक अच्छा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन से राज्य में है? बताइए आप लोग। साफ नहीं दिख रहा है क्या? वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइए ना आप लोग। आप कितना पे देख रहे हैं? 144 पे देख रहे हैं क्या? आप लोग 360 पे कीजिए कम से कम वीडियो की क्वालिटी को। तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर बताइए, कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 है, मणिपुर में। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मणिपुर में। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या पड़ती है? दिसपुर। दिसपुर कह रहे हैं, मणिपुर की राजधानी। आप लोग ये भी बता दीजिएगा, कुछ पूछ भी लिया जाता है। थोड़ा धुंधला दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा कर लिए, मणिपुर का इंफाल पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो ममता बनर्जी है, याद रखिए। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। ठीक है, चलिए आगे चलते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य कि वह राज्य संचालित होता है। देखिए, अगर किसी में राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या होता है? अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि वह राज्य के राज्यपाल के द्वारा वह राज्य संचालित होता है। ठीक है, किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसका मतलब वह है कि वह राज्य जो है राज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। राज्यपाल कौन है? ध्यान रखिएगा, पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। अब की बार तो खैर नहीं पूछेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा या फिर मलाला यूसुफ? मलाला यूसुफ को क्या मिला था 17 वर्ष की उम्र में? कमेंट कीजिएगा आप लोग। कहाँ मलाला यूसुफ कहाँ की है? पाकिस्तान की है ना? ये पाकिस्तान की है। क्वेश्चन है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर नेल्सन मंडेला। ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। एक सेकेंड, ये कौन है भाई? रुक दो। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? देखिए, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जाएंगे धर्मेंद्र। इससे क्या होगा कि ज़्यादा फास्ट करेंगे तो फिर आप सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाइएगा क्वेश्चन को। तो थोड़ा 5 से 10 सेकेंड अगर क्वेश्चन पे लगाइएगा तब आप उसको समझ भी पाइएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट जाने से नहीं, तीर मारना नहीं है। तो वातावरण में प्रकाश का विसरण जो होता है वो किसकी वजह से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धूलकण के माध्यम से। बहुत इजी क्वेश्चन है अभी आपका। चलिए अगला है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग होता है? टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? चलिए थोड़ा फास्ट ही चलते हैं, टाइम बहुत कम है मुझे पता है, और मैंने जो टाइम दिया है उतने टाइम में हम आपको करा देंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है
किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव के बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? बताइए, कोई भी ठोस पदार्थ है वह बिना द्रव में बदले हुए वाष्प में बदलता है, इसका कारण क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव के सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऐसी होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए कितने लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे। देखते हैं इसमें कितने लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर था, ऑप्शन ए था। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बहुत लोग गलत देंगे, मुझे पता है। 50% लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे, कहेंगे कि सर क्वेश्चन आसान है, लेकिन 50% लोग इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत देंगे, मुझे पता है। और देना क्या है, दे दिए। अभी आप ये बताइए कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर भी आप लोग को पता नहीं है और कह रहे हैं, बताइए अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, ठीक है? कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोग 98.6 सेल्सियस लगा रहे हैं। देखिए 98.6 फॉरेनहाइट का है। फॉरेनहाइट में कितना होता है? 98.6 होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कुछ लोग लगा रहे हैं कि 37 डिग्री फॉरेनहाइट लगा रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं कि 98.6 है तो फॉरेनहाइट नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे सेल्सियस है तो उसको लगा दे रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? किसने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज? अरे भाई जिसको ब्रेक चाहिए जाओ ना, ब्रेक ब्रेक करके रखा हुआ है एमडी। आपको बहुत ब्रेक की जरूरत है ना, तो आप आओ ना ब्रेक लगा के, क्या दिक्कत है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन है? जे थॉमसन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो पता है आपको कहाँ का लिखा है? वह बांग्लादेश का लिखा है। एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि वंदे मातरम को किसने लिखा है? वंदे मातरम को किसने लिखा है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका प्रकाशन 1896 में हुआ था वंदे मातरम का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए वंदे मातरम को किसने लिखा है? और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? टैगोर ने नहीं लिखा है भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा है जो 1911 में पब्लिश हुआ था 27 दिसंबर को, ठीक है। 1896 में आपका क्या था, क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय गीत था। राष्ट्रीय गीत को और राष्ट्रीय गान दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हीटर का ताप जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम बना होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? देखिए लोहे के ऊपर जंग लग क्या होता है? बढ़ता है, घटता है। तो सबको पता है कि अगर लोहे के ऊपर अगर जंग लग जाए तो उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, वह असम के किस जिले में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो माजुली है वह असम के पतालपुरी जिले में स्थित है। कहाँ पे? पतालपुरी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है बताइए? क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 38 है। और क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? स्टील में, लोटे में, जस्ते में या फिर पीतल में? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है वह स्टील में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को, लीड को, मर्क्यूरी को या फिर प्लेटिनम को? भविष्य का धातु किसे कहते हैं? तो भविष्य का धातु किसे कहा जाता है बता दीजिए? ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाइटेनियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं भविष्य का धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन सा स्वतंत्र जो है तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया है? कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 40 है। इसका आंसर कीजिए कि कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सल्फर। कौन सा है? वह सल्फर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि दिल्ली की सुल्तान जो रजिया सुल्तान थी किसकी पुत्री थी? दिल्ली की जो सुल्तान थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, रजिया बेगम ही बोलते हैं, वह किसकी पुत्री थी? देखिए उसका नाम जो है बहुत लंबा चौड़ा था। आप लोग इल्तुतमिश तो जानते ही हैं, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था उसका पूरा नाम, ठीक है। और यह रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। अगला, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अगला कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है खैर चेंज हो गए हैं, अभी तो क्वेश्चन ये आपसे नहीं पूछ सकता है। आपसे ये पूछेगा अगर कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो उस समय क्या होगा आपका जवाब? उस समय जवाब आपका उद्धव ठाकरे ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका पहले ही बन गया होगा। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री होंगे उसका नाम तो आपको उद्धव ठाकरे ही होना चाहिए अगर क्वेश्चन, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। अभी तो एकनाथ शिंदे बन गए हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को बोलते हैं, ठीक है। उत्तर भी दिया हुआ है यहाँ। नेक्स्ट, बिहार का शोक किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 या 2019 में। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अलीगढ़ जो है किस उत्पाद के लिए
मशहूर है। अलीगढ़ जो है किसके लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ में क्या होता है, ताले बनाए जाते हैं। ताले अगर आप लोग को बनवाना होगा तो कहाँ जाइएगा? अलीगढ़। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो स्थित है वो कहाँ स्थित है बताइए? विशाखापट्टनम जो बंदरगाह स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो वह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? देखिए ग्रहों की संख्या हमारे कितनी है बताइए आप लोग। पहले 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 24 मार्च 2006 को प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, इसलिए अब ग्रहों की संख्या मात्र 8 हो गई है। ठीक है, किसे? प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, अब संख्या कितनी है? 8 है मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय डीजल इंजन निर्माण जो जिससे डीजल लोकोमोटिव्स वर्क्स कहते हैं वो कहाँ स्थित है? चलिए अब इसके बाद हम लोग टॉपिक को चेंज करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय डीजल इंजन जो निर्माण है वह कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है ना, एक बार हम चेक लेते हैं कहाँ दिक्कत हो रहा है। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, जिस वजह से दिक्कत हो रही होगी। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से आप लोग को दिक्कत होगी, हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम। चलिए अब दूसरे टॉपिक को हम बताते हैं। अब दूसरे टॉपिक को लगा लेते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक तो आपका हो गया यहाँ पे, बहुत ही ख़राब दिख रहा है। चलिए अब दूसरा टॉपिक लगाते हैं। कौन? आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बाकी है अभी। टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत कभी क्वेश्चन किया हम। हिंदी भी बाकी है, अभी करेंट अफेयर्स भी है, कुछ करेंट अफेयर्स भी कर लेते हैं क्या? चलिए देख लेते हैं कौन से टॉपिक को लेते हैं अभी। एक सेकंड, थोड़ा सा हिंदी भी है। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिए ना, जो क्वेश्चन कर लिए उसको हम हटा देते हैं। जो है हिस्ट्री करें क्या? स्पेशल हिस्ट्री कर ले। अच्छा, हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके बनते हैं ज़्यादा, क्या है तो हिस्ट्री को हम लोग कर लेते हैं, या फिर और भी मिक्स क्वेश्चन कर ले कुछ। चलिए करंट अफेयर्स कुछ करवा दें। चलिए कुछ करंट अफेयर्स कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे और टॉपिक। वेट कीजिए, PDF मिला दीजिए। चलिए चलते हैं आप करंट अफेयर्स की ओर। ठीक है, और पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आपका है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 जीता है? पहला क्वेश्चन आपके लिए है आज का, आपको बताना है करंट अफेयर्स में कि हाल ही में कौन सा क्रिकेट टीम है जिसने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है। एशिया कप है, अंडर-19 एशिया कप किसने जीता है? वह कौन सा टीम है जिसने अंडर-19 एशिया कप 2021 अपने नाम किया है? तो कौन सा देश है? अपना देश भारत है ना, जिसने अंडर-19 एशिया कप 2021 अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में कौन जो है अकेले दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल महिला बनी है? वह कौन व्यक्ति है जो महिला है जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? उनका नाम बताइए। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा हरप्रीत चंडी। चलिए इसके बाद हिस्ट्री करा देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंजलि नहीं, हरप्रीत चंडी हो जाएगा। इन्होंने क्या किया? दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ने का काम किया। कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पे। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है बताइए? कौन सा एक्टर है जिसे 2022 का सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो बता दीजिए। निकोल जॉनसन, एंड्रू गॉरफील्ड, अलेक्जेंडर रोसे या फिर टॉम जेट्सी? किसे दिया गया है? तो 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है वह एंड्रू गॉरफील्ड को दिया गया। किसे? एंड्रू गॉरफील्ड को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सरशिप बनाया गया है? अभी आपको पता है कि अब की बार वीवो ने नहीं कराया है, अब की बार किसने कराया है? टाटा ने कराया है। और टाटा ने कराया है। अब की बार की IPL जो है किसने जीती है? तो गुजरात जीती है। गुजरात लायंस है ना, गुजरात लायंस ने जीती है। गुजरात लायंस है कि गुजरात टाइटन्स है? चलिए कमेंट कर दीजिए आप लोग। क्रिकेट अगर देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा। जिसके कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। चलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है? टाटा है। वीवो की जगह कौन लिया है पार्टिसिपेट? टाटा लिया है। गुजरात टाइटन्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डे भी आपको याद करने होंगे, जैसे कि 9 जनवरी। देखो 9 जनवरी क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस यह क्यों मनाते हैं? देखिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। ठीक है, 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1915 में 9 जनवरी को वहाँ से लौटे थे, और दक्षिण अफ्रीका से आने के आगमन में ही महात्मा गांधी के जिस दिन आए थे उसी के दिन से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक
ठीक है। तो प्रतिवर्ष आर्मी डे, जिसको हम लोग भारतीय थल सेना दिवस बोलते हैं, वह 15 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड जो है 2022 का खिताब जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? 2022 का मिसेज वर्ल्ड खिताब किसने जीता है? बताइए, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि सिलेन फोर्ड। ठीक है, 2021 का अलग थी सिंधु, 2021 में सिंधु थी, सिंधु 2021 में थी। 2022 की जो है सिलेन फोर्ड है, ध्यान रखिएगा। हनराज सिंधु 2021 की थी धर्मेंद्र, ठीक है। 2022 की जो है सिलेन फोर्ड है, ध्यान रखना। 2021 का पूछेगा तो हरनाथ सिंधु, 2022 का पूछेगा तो सिलेन फोर्ड। चलिए, हरनाथ सिंधु 2021 का। अगला कि की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? कौन है पाकिस्तान की जो पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, उसका नाम बताइए। नजमा खान, सारा गिल, आयशा खतर या फिर बिल्किस बेगम? कौन जो है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? कौन है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर? उसका नाम क्या है? उसका नाम है सारा गिल। क्या है? सारा गिल जो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया था? वह कौन व्यक्ति है जिनके जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया था? शंकर दयाल शर्मा, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, फिर भगत सिंह? भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी दिया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। किसकी जयंती पे? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे पराक्रम दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत भर में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन कब मनाते हैं? नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, टूरिज्म डे कब मनाते हैं? तो 27 जनवरी को। कब मनाते हैं? 27 जनवरी, 25 जनवरी, 23 जनवरी या फिर 21 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अच्छा, पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 जनवरी को। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। 27 जनवरी होना चाहिए ना? एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चन को क्लियर कर दीजिए। क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ना? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या थी? और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, 27 जनवरी को नहीं मनाते हैं। आप लोग 27 जनवरी बता रहे थे, जो गलत है। इसका थीम, भारत का 75 साल पूरा हुआ है, तो यहाँ पे उसी की खुशी में यहाँ पे आज़ादी महोत्सव दिवस भी मनाया गया है। तो राष्ट्रीय जो पर्यटन दिवस होता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, 27 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए? अगला क्वेश्चन, भारत के आर्थिक सलाहकार है वह कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी यानी कि वी अनंत नागेश्वर, ठीक है। वी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बोलते हैं, कब मनाया जाता है? बताइए। 1 फरवरी को क्या मनाते हैं? तट रक्षक दिवस मनाते हैं। 1 फरवरी को तट रक्षक दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 30 जनवरी को सत्य अहिंसा दिवस मनाते हैं, ठीक। तो प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस को मनाते हैं 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 1 को मनाते हैं तट रक्षक, 30 जनवरी को सत्य अहिंसा दिवस और 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अगला कि कौन व्यक्ति हाल ही में DROD की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक बने हैं? जो DROD के जो निदेशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, उनका नाम बताइए। DRDO के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि GA श्रीनिवास मूर्ति। चलिए, आप लोग करेंट अफेयर्स से अपडेट है, इसलिए आप लोग सही दे रहे हैं आंसर। इसको हटा दो आप लोग। कौन व्यक्ति हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर, इसको हटा दो आप। चलिए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? देखो, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 15 है। इसका आंसर बताइए होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, मौसम की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। मौसम जो है ना, बारिश जैसा है, थोड़ी सी हवा चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 13 फरवरी को। तो प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में कौन जो है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो जो गुरुग्राम की पहली महिला जो पुलिस कमिश्नर बनी है, उसका नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, जिसका नाम क्या है? कला रामचंद्रन। क्या है?
कला रामचंद्रन है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जिसको नेशनल साइंस डे बोलते हैं, कब मनाते हैं? नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। और 8 मार्च को क्या मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आपको 2 सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है, बहुत को ध्यान रखना। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसको ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना आप। और 12 जनवरी को भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं 12 जनवरी को? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पे। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया, इसको हटा दो, चलो इसका कोई जरूरत नहीं है। अगला कि हम व्यक्ति हाल ही में LIC के नए जो मुख्य वित्तीय अधिकारी जो CFO है उसे नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पर ज़्यादा विशेष फोकस करना होगा। तो इसका आंसर कीजिए, कौन व्यक्ति हाल ही में LIC के नए मुख्य जो वित्तीय अधिकारी हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा सुनील अग्रवाल। क्या है? सुनील अग्रवाल है। चलिए आप लोग जो है अपडेट है, जैसे हिना है, अमीषा श्रीवास्तव, आशीष कुमार, स्नेहा, लवली मिश्रा, विकास सिंह, धर्मेंद्र कुमार, नरगिस फातिमा, कार्तिक, बहुत सारे कमेंट है। तो कमेंट तो हम अभी नहीं लेंगे, आप लोग से कर लेंगे, पहले क्लासेस तो कीजिए। अगला कि प्रतिवर्ष धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाते हैं? नो स्मोकिंग डे कब मनाते हैं? नो स्मोकिंग डे कब मनाते हैं? देखिए, जिस दिन नो स्मोकिंग डे भी होता है उस दिन भी लोग स्मोकिंग करना छोड़ते हैं। तो मार्च के दूसरे बुधवार को मनाते हैं। चलो खैर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यह मार्च महीने के दूसरे बुधवार को होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में कौन जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हंगरी की राजधानी कहाँ पड़ती है? बुडापेस्ट पड़ती है। हंगरी की राजधानी कहाँ पड़ती है? बुडापेस्ट पड़ती है, ध्यान रखिएगा। कतर का कहाँ पड़ता है? दोहा पड़ता है। और कह रहा है कि हंगरी की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है उसका नाम बताइए। तो हंगरी की पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी है उसका नाम है कतालिन नोवाक। क्या है? कतालिन नोवाक वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और प्रथम प्रधानमंत्री भारत की महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? कौन सा खिलाड़ी है जिसे फरवरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया था? उस व्यक्ति का नाम क्या था? हम इस क्वेश्चन का कर देते हैं आंसर। श्रेयस अय्यर को दिया गया था, यानी कि भारत के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन स्थान मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में खुशहाली के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हम कितने स्थान पे? 136वें स्थान पे हैं। क्या बात है, खुशहाली के मामले में हम लोग यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कितने स्थान पे हैं? मात्र 136वें स्थान पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रतिवर्ष विश्व मौसम मनाते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर जैसा भी है, चलिए अच्छी बात है, खुश तो है ही, ऑप्शन डी 23 मार्च को। तो वर्ल्ड मौसम क्या है? वर्ल्ड मौसम विश्व मौसम विज्ञान दिवस बोल दें तो 23 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में क्या है? हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को 2022 का एबेल प्राइज मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए एबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए। और यह किससे दिया गया है? डेनिस पार्नेल को, सुलिवन को। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताना है। किस में दिया जाता है? देखो अगर एबेल पुरस्कार की बात करें तो यह गणित में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में, इसमें मैथ्स में दिया जाता है, ठीक है। एबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है? एबेल प्राइज मैथ में दिया जाता है। नेक्स्ट, इस देश की पहली महिला विदेश मंत्री, इसको हटा दो आप। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने, ठीक है, माइमी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? वह कौन सा टेनिस खिलाड़ी है जिसने पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है? टेनिस खिलाड़ी 2022 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है तो कार्लोस अल्कराज है, ठीक है। शायद इनका नाम भी आपको याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार ध्यान रखिएगा ऊपर से। अगला कि हाल ही में कौन जो है IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? चलो ये तो रिटायर्ड आउट होने वाले अश्विन बने हैं, अश्विन था, ठीक है। रिटायर्ड हटो के वापस चला गया तो नहीं लग रहा था रन, तो इसको हटा दो आप। इसने इवाई, एक सेकेंड, हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नामक ने नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जो है लॉन्च किया है? हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम के नेत्र के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है? ठीक है, यह अपने भारत का नागपुर है, ठीक है। कहाँ पे? नागपुर में है। चलिए इस क्वेश्चन को हटा दो, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। हाँ, यह क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाते हैं? नेशनल सिविल सर्वेंट्स डे कब मनाते हैं?
अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो करते रहिए। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस जो है कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। और विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? बताइए। एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं, जिसको विश्व विरासत दिवस बोलते हैं, कब मनाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर लो। 21 सितंबर बिल्कुल रॉन्ग आंसर। चलिए, बहुत अच्छा काजल गुप्ता। 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व विरासत दिवस बोलते हैं। ठीक है, 22 अप्रैल नहीं, 18 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस क्या है? प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया क्या है? मलेरिया डे कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया 22 अप्रैल, 26 अप्रैल या फिर 28 अप्रैल। डे कब मनाते हैं? 25 को मनाते हैं। बहुत अच्छा। 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। 25 को मलेरिया डे बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए भाई कि हाल ही में कौन सा गांव जो है भारत की पहली स्क्वाड हटा हुआ? देखो, मजदूर दिवस कब मनाते हैं पता है आप लोग को? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाते हैं वह 1 मई को मनाते हैं, सबको पता है। इसको हटा दो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने के लिए मिटान योजना की शुरुआत की और ऐसा काम कहाँ किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है टोटल। अभी हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग मतलब दूसरे सब्जेक्ट में चलेंगे। तो पहले 50 क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर्स से, फिर और भी करंट अफेयर्स बाकी है तो फिर बाद में करेंगे हम लोग। तो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति इसको बताइए। एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाओ, क्वेश्चन लगा दें। तो अगला कि हाल ही में फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है, फ्रांस की नई प्रधानमंत्री जो बनी है उस महिला का नाम बताइए। हाल ही में कौन महिला जो है फ्रांस की पहली नहीं है, नई प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस की नई प्रधानमंत्री जो बनी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एलिजाबेथ बोर्न। क्या है? एलिजाबेथ बोर्न है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके कि कौन व्यक्ति हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी के जो नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं उनका नाम बताइए। तो प्रधानमंत्री के जो नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है विवेक कुमार। क्या है? विवेक कुमार को नियुक्त किया गया है उनका निजी सचिव। अगला क्वेश्चन आपके लिए है हाल ही में बजराम बेगम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? देखिए, बहुत जगह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना है, तो हाल ही में बजराम बेगम जो है कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि अल्बानिया की। अल्बानिया के हैं। चलो, इसको हटा दो। अगला क्वेश्चन करो आप लोग कि प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, बताइए। विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाते हैं? देखिए, चिल्ड्रंस डे जो मनाते हैं वो 14 नवंबर को मनाते हैं। बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग कि विश्व बाल श्रम दिवस, तो यह कब होगा? यह जो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 जून को हो जाएगा। कब हो जाएगा? 12 जून को हो जाएगा। चलिए, करंट अफेयर्स में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग इसको छोड़ते हुए दूसरे टॉपिक में चलेंगे। हिस्ट्री से कर ले क्वेश्चन को हम लोग, क्योंकि आपके एग्जाम में हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5-6 नंबर तो हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आ ही जाता है, वहाँ से हम लोग कन्फर्म कर लेंगे। और हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम लोग चलेंगे हिस्ट्री के दौर में। ठीक है, चलिए, आप लोग को ब्रेक नहीं ना चाहिए? चलिए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 2-4-5 सेकेंड। हम PDF को चेंज करते हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम लोग चले हिस्ट्री के दौर में। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है और यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। चाहे आपका जियोग्राफी देखें, उसके अलावा और भी सब्जेक्ट देखें, लेकिन पॉलिटिकल साइंस, उसके अलावा हिस्ट्री में क्वेश्चन आपके बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड भी होंगे। तो वैसे क्वेश्चन को तो हम बाहर करेंगे ही। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए हिस्ट्री का, ठीक है ना, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम सैनी ने किया था, 1921 होगा। ज़्यादा समय हम लोग वहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था, उसका नाम बताइए। वह कौन शासक था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था? उस व्यक्ति के बारे में बताइए। उस व्यक्ति का नाम क्या था? बिंदुसार था, अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था या फिर अन्य था? तो वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था भाई? उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बाद हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका होना चाहिए। हिंदी भी बाकी आपका हिंदी को भी करेंगे। अगला कि तराइन का
प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था बताइए? तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वह किसके किसके बीच में हुआ था? ठीक है, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वह 1191 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। दूसरा 92 में और तीसरा 93 में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला जो तराइन का युद्ध लड़ा गया था वह किसके किसके बीच में हुआ था? वह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी तृतीय के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से कब अलग किया था? इसको हटा दो, क्वेश्चन जो कह रहे हैं उसको करो। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, उसको ध्यान रखिए, उस पर बहुत फोकस कीजिए आप। बंगाल विभाजन 1905 में, इस पर विशेष फोकस करो आप। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन के समय। हमारे यहाँ 1885 से 1885 में क्या हुआ था? 1885 में जो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, बस एक बार मैं आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई। और देखिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे कौन थे? एम ह्यूम थे, ठीक है। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन होता है, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। फिर 1909 में क्या आता है? मॉडलो मिंटो सुधार आता है। क्या आता है? 1909 में मॉडलो मिंटो सुधार आता है। उसके अलावा देखेंगे तो 1911 में क्या होता है? जो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उस समय वायसराय कौन थे? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था वहाँ का वायसराय। उसके शासनकाल में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको क्या किया गया था? उसको रद्द कर दिया गया था 1911 में, ध्यान रखना, ठीक है। 1905-06 में बंगाल में बंग भंग आंदोलन होता है। क्या हुआ था? बंग भंग आंदोलन, जिसको बोलते हैं बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था, जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था उसी समय हुआ था। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली से कहाँ? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1912 में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? वह पंजाब के अमृतसर में घटा था। कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में घटा था, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है, 1919 में 13 अप्रैल को। उसके पहले 1916 हुआ था, 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 16 में महात्मा गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और यहाँ पे देखिए 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कहीं कहीं आपको 1916 भी दिख जाएगा, 1916 भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो बिहार के चंपारण जिले से हुआ था, जो नील की खेती के लिए हुआ था। चंपारण सत्याग्रह पूछेगा तो 1917 में बताइएगा, जो बिहार के चंपारण से हुआ था, जो नील की खेती के लिए हुआ था, जो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी जी दक्षिण कहाँ से माफ़ कीजिएगा, महात्मा गांधी जी कहाँ पे आए थे? चंपारण आए थे, ठीक है, 1917 ईस्वी में। उसके बाद 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है, कहाँ से? बिहार से किया था। और यह जाते जाते यूपी के गोरखपुर में था, चौरा चौरी हत्याकांड हुआ 5 फरवरी को। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ 1922 में 5 फरवरी को। कहाँ पे? यूपी में, गोरखपुर में, जहाँ पे थाने में आग लगा दी गई, जिस कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़, ठीक है, वहाँ पे स्थगित उसको कर दिया गया। उसके बाद 1930 में आता है गांधी इरविन समझौता होता है। उसके अलावा बात करें तो 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन होता है 8 अगस्त को, ठीक है, जाएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट। तो विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था? और 1857 में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। एक चीज़ को, विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1856 में। किसी को कोई दिक्कत? ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा में, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी 1858 में। जब सिपाही विद्रोह हुआ उसके 1 साल बाद 1858 में अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की यहाँ पे नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था वह 7 वर्षों तक। चलिए उसके अलावा देखें, आर्य जो थे भारत में मध्य एशिया से आए थे, जो केंद्रीय एशिया था वहाँ से आर्य लोग आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? इसको हटा दो आप। अगला कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बताइए। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? देखिए अब रिकॉर्डेड वीडियो डालने के लिए समय कहाँ है, आप तो समझ लेना, थोड़ा सा बस इसी में कर लीजिए। चलिए गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो इसमें नहीं, ऑप्शन नहीं है इसमें। अच्छा गुप्त समाज की स्थापना कमेंट करके बताइए किसने किया था आप लोग, इसमें ऑप्शन ही नहीं है आपका। इसमें तो आपका ऑप्शन ही नहीं है। समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त था ना? कौन था? श्रीगुप्त था। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। हाँ अब आ गया मेन पॉइंट, इसको तो हम लोग छोड़ ही दिए हैं। अब आते हैं पानीपत पे। देखिए अब इंपॉर्टेंट सीरीज़ क्या है आपका? पानीपत है। देखिए पानीपत पे आते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए पानीपत को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो
यहाँ से आप मार्क्स उठा सकते हो। देखो एक चीज़ हम बताते हैं, जो जीके जीएस का सिलेबस है बहुत डीप है, बहुत मुश्किल से आप इसमें नंबर उठाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पे जो टॉपिक है जहाँ से आप प्लस पॉइंट उठा सकते हैं, मार्क्स उठा सकते हैं, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया। ठीक है, तो आइए चलते, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था आप लोग बताइए। पानीपत का युद्ध बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1556 नहीं हुआ था। 1556 किसे कह रहे हैं भाई? 1556 बिल्कुल नहीं है। देखो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। यह किसके के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में। ये किसके बीच में हुआ? ये किसके बीच में हुआ था? बाबर और लोदी के बीच में। इसमें ऑप्शन कौन सा आपका? ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? अच्छा इसमें आप एक बार देखो तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नहीं है क्या? इसमें ऑप्शन नहीं है आपका? अच्छा सॉरी, यह का दूसरा युद्ध है ना, हम पहला युद्ध यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, तो पानी का पहला युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? बैगम खां और हेमू के बीच में हुआ था 1526 में। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। 3 चीज़ें याद रखना। ठीक है, इसको आप याद रखना, और 2 चीज़ें हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, प्लासी का युद्ध 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, जो बक्सर से। और कुछ जैसे उनका आप ध्यान रख लीजिए, क्या चीज़, क्या कहते हैं उनको, मकबरा। जैसे शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है अपने बिहार का, कहाँ है? सासाराम में है। हुमायूं का कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, ऐसे ही आप शाहजहाँ का कहाँ है? शाहजहाँ का आगरा में है। ठीक है, और दिल्ली के लाल किला को शाहजहाँ ने बनवाया था, और यहाँ पे जो कहते हैं क्या है उसको, प्रेम की निशानी, ताजमहल को भी शाहजहाँ ने बनवाया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट डे है, आप उसको याद कर लीजिएगा जैसे हमने आपको बताया। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैगम खां और हेमू के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ? क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? चलिए, यह अफगानिस्तान का था। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पड़ती है? काबुल पड़ती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी जो था बाजीराव पेशवा का था। इसको क्वेश्चन को चलिए कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं, बिहार प्रदेश को सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने जीता था? बिहार को सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने जीता था? तो खिलजी ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मुगल काल में सबसे पहले किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मुगल काल में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने कारखाने कहाँ स्थापित किए थे? देखो आपकी क्लासेस अभी 1.5 घंटा कंटिन्यू हो गई। यहाँ पे हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, 1.5 घंटे आपके क्लासेस अभी कंप्लीट हो गए। 12 बजे स्टार्ट किए, 1:30 बज गया, 5 मिनट का हमें ब्रेक चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यू हम बोल नहीं सकते, 1.5 घंटे से बोल रहे हैं। ठीक है, तो 5 मिनट का हम ब्रेक लगाएंगे यहाँ पे। और अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम 1:28 हो रहा है ना। 5 मिनट हम समय लेंगे आप लोग से। 5 मिनट के लिए आप तो पानी वानी आप लोग भी पी लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कंटिन्यू बोलना पड़ रहा है आप लोग। तो हम लोग लाइव ही रहेंगे, आप लोग कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं, या फिर आप वेट कर लो 5 मिनट। ठीक है, फिर आपकी क्लासेस 5 मिनट बाद स्टार्ट होगी, यानी कि हम 1:35 में क्लास को स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर जाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत घूमना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं, पी लीजिए। 1:35 में क्लास शुरू होगी। 1:35 बजे अब क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। लिख देते हैं इस पर। ठीक है, 1:35 में मिलते हैं, लाइव लेंगे यहाँ पे और क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आंसर क्या था कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित था? वह सूरत में था। ठीक है, चलिए इसका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक मलिका, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है आपका कि पहली सहायक जो संधि थी वह कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? देखिए पहली अगर सहायक संधि की बात करें तो वह निजाम की संधि थी। तो फास्ट चलेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन होगा वही बताएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको अभी बता दिया। तो कर्नाटक संगीत का जो पिता कहा जाता है वो पुरंदर दास को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि जो क्या है क्वेश्चन आपके निजाम की संधि। क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? और पहला जो चीनी यात्री भारत आया था उसका नाम क्या था? आप ये भी बता दीजिए। जो पहला चीनी यात्री जो भारत आया था उसका नाम क्या था? एक कमेंट करके उसके बारे में बताइए, और दूसरा कमेंट करके बताइए कि किसके शासन काल में पहला चीनी यात्री भारत आया था। तो जो पहला चीनी यात्री भारत आया था उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, उसके शासन काल में आया था। ठीक है, और पहला व्यक्ति जो था चीनी यात्री फहियान था।
फाहियान आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस गुप्त शासकों को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जानते हैं? इसको हटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्वेश्चन अच्छा है, बताओ कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? बताइए, सिख समुदाय अंतिम गुरु। चलिए ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जो भी ऐसे आउटसाइड क्वेश्चन आएंगे उसको हटाते चलेंगे। तो क्या सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के कौन गुरु थे? सिखों के 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके लिए कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वह कहाँ का डांस है? जो कुचिपुड़ी नृत्य है वह कहाँ का डांस है? कुचिपुड़ी, बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 21। चलिए सर जल्दी जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी तो कर ही रहे हैं ना। तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? बताइए। अगला क्वेश्चन आपके लिए। नहीं देखिए, सुपर फास्ट बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समय लेके ही कीजिए ताकि क्वेश्चन भी समझ में आए। तो ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईशा खां। ऑप्शन। तो ताजमहल का डिजाइन जो तैयार किया था उस्ताद ईशा खां ने तैयार किया था। ईशा। अगला क्वेश्चन है कि किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था? अकबर ने कौन से महल का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया था? बताइए, कौन है जो फतेहपुर सीकरी में है? कौन सा जिसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था? पंचमहल का। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को पता है पंचमहल। तो अच्छा चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन था मोती महल। पंचमहल है ना, पंचमहल होगा। अगला कि कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है उसको किस राजा ने बनवाया था? अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास जो स्थित लौह स्तंभ है उसको किस राजा ने बनवाया है? लेकिन लोटस टेम्पल पूछेगा तो कहाँ स्थित है? वह दिल्ली में स्थित है, जो कि बहाई धर्म से संबंधित है। लोटस टेम्पल किससे संबंधित है? तो बहाई धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें तो नहीं है, वो क्वेश्चन आपका अलग से है। तो कुतुब मीनार को किस शासक ने बनवाया था? जो लौह स्तंभ है कुतुब मीनार के पास में, उसको किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कौन सा था राजा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस समाज की स्थापना की थी? एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? बता दीजिए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? बताइए। 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का 1875 में किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक थी वेदों की, क्या था? वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो कौन था? किसका पुस्तक था? दयानंद सरस्वती का था, या इसको नारा भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? इबादत खाना किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। आर्य समाज भी इंपॉर्टेंट था, उसको आप ध्यान जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? हाँ, ब्रह्म समाज के बारे में भी जान लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा हमेशा। 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए। इसकी स्थापना 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की, और इसके संस्थापक कौन थे? एक कमेंट करके बता दीजिए। तो भारत की प्रथम शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी, जिसको रजिया बेगम बोलते थे। ठीक है, रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला शासिका। और ब्रह्म समाज के संस्थापक, अभी तक आप लोग का आंसर आया नहीं ब्रह्म समाज के संस्थापक के लिए। शिवम का आंसर आ गया सर, राजा राम मोहन राय। ठीक है, और ये आप लोग के दुश्मन भी थे। अच्छा आप लोग बताइए, राजा राम मोहन राय आप लोग के दुश्मन थे कि नहीं? आप लोग बोलिए, राजा राम मोहन राय थे ना? सबके दुश्मन थे। चलिए, दुश्मन नहीं, दोस्त कह सकते हैं। चलिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बताइए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? क्योंकि राजा राम मोहन राय ने ही बाल विवाह को बंद किया था, बंद करवाया था। चलिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था। टीपू सुल्तान कहाँ का था? मैसूर का शासक था। चलिए आगे चलते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी था उसका नाम क्या था? तो मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको हटा दो आप। जो विख्यात सोमनाथ का मंदिर है उसको किसने नष्ट किया था? सोमनाथ के मंदिर को किसने नष्ट किया था? बताइए। महमूद गजनवी ने किया था ना? ऑप्शन नहीं है आपका इसमें। 1025 ईस्वी में किया था। किसने किया था? नाम बताइए आप लोग।
सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त जो किया गया था 1025 ईस्वी में किया था। ऑप्शन इसमें आपका है ही नहीं, महमूद गजनवी होगा था और नहीं है। देखिए तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग तो लगे, तो महमूद गजनवी था। अगला के निम्नलिखित कौन है? सबसे पुराना जो स्मारक है उसका नाम बताइए। सबसे पुराना स्मारक कौन था? चलिए अमन बोले कि सर बाल विवाह ही ठीक था, जब विवाह करने का टाइम आया तो बाल ही नहीं बचा है। ये बात भी सही है। चलिए अगर राजा राम मोहन राय बाल विवाह का विरोध नहीं किए होते तो आज सभी जो होते हैं बाल बच्चे वाले होते। क्या इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजंता की गुफाएं। देखिए सबसे पुरानी स्मारक जो है अजंता की गुफाएं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। किसकी? पशुपति की करते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, त्रिपिटक का संबंध किससे है? देखिए त्रिपिटक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। किसका है? त्रिपिटक जो है बौद्धों से संबंधित है। इसके बौद्धों से, बौद्ध में आप गौतम बुद्ध के बारे में मतलब सिद्धार्थ के बारे में जो जान लीजिएगा। सिद्धार्थ का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि गुजरात। लुम्बिनी अभी वर्तमान में कहाँ पे? नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम सूर्योधन और माता का नाम माया देवी था। ये शाक्य वंश से थे, ठीक है। इनके जन्म के 7वें दिन ही बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका लालन पालन इसकी मौसी का है या इनकी सौतेली माँ का है, प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी वह कब हुई थी? 1761 में हमने करा दिया था। आवाज़ सही से नहीं जा रही है? चलिए सही तो जा रही है, बताइए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी वह कब? अगला कि मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी थी वह किस कब आया था सत्ता में? 1526 में। पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके बाद ही मुगल साम्राज्य का, ठीक है, उसके बाद ही मुगल साम्राज्य का यहाँ पे नींव पड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद ही 1526 में हुआ था। अब देखो इसमें याद है ना, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, ठीक है। पानीपत प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, ठीक है। और एक आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? अरे पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था 1526 में। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये तो पता है कि 1757 में था। अब 1757 में आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, इसका आंसर निकालिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताइए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्लासी के युद्ध पे। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखो इसमें ऑप्शन आपका 1764 नहीं है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? और हुमायूं का जो मकबरा स्थित है वह कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बताइए। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है बताइए। आगरा में है ना। देखो हुमायूं का दिल्ली में, याद रखना। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2020 में या 2021 में पूछा गया था, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का सिकंदराबाद है नहीं? अरे अकबर का आगरा में होगा ना। अकबर का आगरा में है, बहुत मार खाओगे आप लोग। शाहजहाँ का आगरा में, शेरशाह का सासाराम में, सासाराम बिहार में, ध्यान रखना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का आगरा में, शाहजहाँ का आगरा में, शेरशाह का सासाराम में, ठीक है। चलिए तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने? शाहजहाँ ने। और साथ ही इसने ताजमहल को भी बनवाया था। अगला कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहते थे? इसको हटा दो आप, इसको भी हटा दो। हाँ वियना सम्मेलन, इसको हटा दो। किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? ये आप बता दीजिए। कौन सा देश है जिसको यूरोप का मरीज कहते हैं? सिकंदराबाद किसका था? जहांगीर का था। अच्छा सिकंदराबाद किसका था? सिकंदराबाद किसका मकबरा है? अकबर का मकबरा सिकंदराबाद था। अकबर का है, चलिए एक बार देख लेते हैं। अच्छा अकबर का कहाँ होगा? देखिए जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ पे आप यहाँ पे कंप्लीट कीजिए। अकबर का कहाँ था मकबरा? अरे अकबर का आगरा में था ना।
अकबर का आगरा में होगा ना, कैसे आप सिकंदराबाद कैसे कर रहे हैं? अरे सब आप सभी जो है ना सिकंदराबाद नहीं, देखो कंफ्यूज आप लोग कहाँ कर रहे हो, ये देखो बताते हैं आपको। देखो अकबर अपने जीवन काल में ही 4 शैली में विशाल और अपना मकबरा निर्माण करा था, ठीक है। उसका नाम उसने सिकंदरा रखा था, ध्यान दो, सिकंदरा उसका नाम रखा था आगरा में। सिकंदरा जो था ना, सिकंदरा यह यूपी में ही है, जो आगरा में ही है, उसका नाम रखा था किसने? अकबर ने। मकबरा जो था अकबर का कहाँ है? आगरा में ही है, लेकिन उसका नाम क्या है? सिकंदरा नाम उसका रखा था ठीक है। आप लोग सिकंदराबाद करें। तो यूरोप का मरीज़ किसको कहते हैं बताइए? यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज़ तुर्की को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? अगर आप लोग भी कंफ्यूज करने वाला काम करते हैं, आप लोग कभी कभी ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए बताइए, जो सही है उसको भी आप लोग गलत करने के फिराक में रहते हैं। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बताइए? 1871, 1870, 1890 या फिर 1849? 1857 ये आपका इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? सिपाही विद्रोह के लिए, ठीक है। 1818 में अंग्रेजों ने फूट डाला और शासन की नीति अपनाई थी, इसको ध्यान रखना। इसमें कोई इंपॉर्टेंट डेट है? इसमें आपका इंपॉर्टेंट डेट अब नहीं है। तो जर्मनी का एकीकरण 71 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए बोल्शेविक क्रांति, इसको हटा दो आप। बताइए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था? अभी आपका जियोग्राफी भी बाकी है, हिस्ट्री अभी चल रहा है आपका। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था? मैकाले ने। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था अंग्रेजी शिक्षा का। एक कर्जन साहब को जानते हैं आप? या 1905 में थे, इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड ने अस्थायी बंदोबस्त की नीति अपनाई थी, अस्थायी बंदोबस्त 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? बताइए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका, अस्थायी बंदोबस्त को 1793 में किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। अगला कि राजा राम मोहन राय को स्वीकार नहीं था। देखिए राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था? उनको स्वीकार नहीं था, संस्कृत की शिक्षा भी नहीं था उनको, ठीक है। उनको स्वीकार किया था, संस्कृत की शिक्षा भी नहीं था। राजा राम मोहन राय को स्वीकार किया नहीं था संस्कृत की शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, देखिए जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें हजारों लोग निहत्थे मरे गए थे, उसमें गोली चलाने का आदेश जो दिया था वह जनरल डायर ने दिया था, हमने बताया था आपको, जो 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को। 1919 में 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला कि प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था वह किसके बीच में हुआ था? प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, जो मैसूर युद्ध हुआ था वह ब्रिटिश और हैदर अली के, किसके बीच में? हैदर अली और ब्रिटिश सरकार के बीच में हुआ था मैसूर का युद्ध। अब आगे चलते हैं, हिस्ट्री बहुत हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हिस्ट्री को छोड़ेंगे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, क्या और भी करवा दे हिस्ट्री में क्वेश्चन या फिर रहने दे? एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कर लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सर सैयद अहमद खां। देखो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे, ऑप्शन जाएगा। चौरा चौरी का संबंधित है, तो बताए थे हम कि 1922 में इसे स्थगित करना पड़ा था यूपी के गोरखपुर में। और सहयोग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन तो करवाए ही हैं। अगला कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? हाँ एक और क्वेश्चन याद रख लो, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था, इसको भी आप ध्यान रख लो। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो लोकप्रिय हुआ था आंदोलन वह कौन था? होम रूल आंदोलन था। क्या था? होम रूल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि मातृशक्ति में। देखिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। चलिए आगे देखते हैं, ये सब क्वेश्चन तो हो ही क्या आपका, ये सब क्वेश्चन को कराने से कोई फायदा नहीं है। हाँ वेदों की संख्या कितनी है? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बाद का वेद क्या होता है? वेद जानते हैं आप लोग, वेद की संख्या 4 होती है, ठीक है। और सबसे जो बाद का वेद होता है वह क्या होता है बताइए? सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद, अथर्ववेद है।
अथर्ववेद में क्या होता है? जादू टोना। देखिए अथर्ववेद में क्या होता है? जादू टोना होता है। सामवेद में क्या है? गीतों का। सामवेद क्या होता है? संगीत का जनक कहलाता है। संगीत का जनक जो कहलाता है वह सामवेद होता है। सामवेद क्या है? संगीत का जनक है, ठीक है। और अथर्ववेद जो होता है जिसमें जादू टोना होता है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो क्या हो गया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट का सबसे अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद, ठीक है, और सबसे बाद का अथर्ववेद। रखिएगा अथर्ववेद में जादू टोना होता है। तो वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4 है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो भाई अभी बताए थे, सामवेद को कहते हैं संगीत का जनक, ठीक है। सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं। और सबसे बाद वाला जो वेद होता है वो अथर्ववेद होता है। बाद वाला, सबसे पहले वाला जो होता है ऋग्वेद होता है, सबसे पहला वेद, ठीक है। ये संगीत का जनक है, ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु था, इसको हटा दो आप। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दिखाते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? ये तो सिंपल है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। चलिए चलते हैं थोड़ा फास्ट। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग जो हुआ है इंद्र के लिए हुआ है। इंद्र के लिए पुरंदर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, चलिए अब हिस्ट्री में हम लोग रखेंगे इतना ही, ठीक है। हिस्ट्री को अब छोड़ते हुए अब आगे चलते हैं। हिस्ट्री को रहने दे इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय देने से कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा वेद अंशतः गद्य में भी है रचित है? तो गद्य और पद्य में कौन सा? यजुर्वेद है, जो गद्य और पद्य दोनों में है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, तो फास्ट कर लेते हैं इसमें से, अगर दूसरा कहीं इंपॉर्टेंट मिल जाएगा तो उसमें। गायत्री मंत्र किसकी रचना की गई थी? इसको हटा दो आप, अब इसमें नहीं है, ठीक है। इतना से काम चल जाएगा आपका, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये तो पता है कि आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी में, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। त्रिपिटक तो पता है कि बौद्धों से संबंधित है। हाँ, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बताइए। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, महावीर का जो जन्म हुआ था वह किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जो हुआ था जांत्रिक में हुआ था, जांत्रिक में। चलिए, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला। क्या था? त्रिशला। उस चलिए नेक्स्ट, सबसे विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना यूनिवर्सिटी जो है वह नालंदा है, ठीक है। सबसे पुराना कौन है? नालंदा है, जो कि खंडहर बना हुआ है अभी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर के जो पहले शिष्य थे उनका नाम था जमाली, उनके दामाद थे ना। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। नेक्स्ट, और इसमें लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो इब्राहिम लोधी है। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? नहीं, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी होगा। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। चलिए कहाँ से शुरू करें? टीचिंग आपका हिंदी भी है, क्या करें? हिंदी कराएं? बहलोल लोधी हो गया, हिंदी को करें। हिंदी में भी 50 क्वेश्चन कर ले क्या? बोलिए, बहुत है, हालत खराब हो जाती है बोलने में, कंटिन्यू बोल रहे हैं ना, 2 घंटा पूर गया। चलिए हिंदी देख लेते हैं 50 क्वेश्चन। तो आप बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं हिंदी, देखते हैं क्या आप लोग पढ़े हैं, फिर जियोग्राफी को भी करा देंगे, ठीक है। और लास्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड करा देंगे। चलिए आगे दिखाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कराएंगे। पहले हिंदी को वेट निकालने दीजिए पीडीएफ, पहले हिंदी का 50 कर लेते हैं, फिर आगे कराएंगे। हिंदी को बाद में करेंगे, पहले हम लोग हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी को कर लेते हैं। जियोग्राफी के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग करेंगे और भी क्वेश्चन। तो चलिए जियोग्राफी को चलते हैं हम लोग।
ठीक है। कुछ क्वेश्चन जियोग्राफी के भी होने चाहिए, जियोग्राफी अभी तक नहीं है आपका, तो देखते हैं जियोग्राफी से कुछ क्वेश्चन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए जियोग्राफी का, ठीक है, जियोग्राफी से है ना। हाँ, यह भारत का भूगोल है। क्या दिक्कत है भाई बताइए, किसको क्या दिक्कत है? कृष्णा क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, क्या दिक्कत है बताइए, आवाज़ नहीं जा रही है? एक सेकंड रुक जाओ, वेट करो। चलिए, अब जा रही है आवाज़, अब जा रही है कि नहीं? तो कहना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है। देखिए, जिसको रिएक्टर पैमाने बोलते हैं उस पर किसको मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो रिएक्टर स्केल होता है। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तरी मैदानों की मिट्टी कैसी बनी होती है। देखिए, भारत में जो उत्तरी मैदान है उसकी मिट्टी कैसी बनी होती है? अब बताइए, आप लोग कहने कि सर देख ही नहीं रहा है, अब तो इतना जूम करके रखे हुए हैं। भारत के उत्तरी मैदानों की जो मिट्टी होती है वह कैसी बनी होती है? वह तलोशन द्वारा बनी होती है। ठीक है, किसके द्वारा? तलोशन द्वारा बनी होती है। अगला कि भारत में सफेद क्रांति के जनक किसे कहते हैं? भारत में सफेद क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बताइए, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हम आपको देंगे, क्लासेस एक और देंगे। अभी इस क्लास में थोड़ा सा कटौती आपका करेंगे हम, क्योंकि जो 5 घंटे की हम क्लास रखे हैं 6 घंटे की, उसमें 1-2 घंटा माइनस करेंगे। और फिर एक और क्लास हम आपको देंगे जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपका 2015 से 2021 तक रखेंगे। उसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे और उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को रखेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन को रखेंगे और हिंदी का क्वेश्चन को रखेंगे मात्र। ठीक है, रीजनिंग को नहीं रखेंगे उसमें, क्योंकि रीजनिंग बनाने में समय लगता है, तो उसमें का पहले का क्वेश्चन है तो आपको काम आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग उस पर काम करेंगे अभी। तो भारत में सफेद क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वह डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, हालत तो आप लोग का खराब थोड़ी ना, हालत तो मेरा खराब है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर जो है चीता शरण स्थल कहाँ स्थित है? रणथंभौर कहाँ पड़ता है बताइए। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक क्वेश्चन है कि रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ स्थित है, और अगला है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या का घनत्व अगर सबसे अधिक की बात करें, ठीक है, तो वो अपने बिहार में है। तो जनसंख्या घनत्व कहाँ है सबसे अधिक? तो सबसे अधिक अपने बिहार में है। और रणथंभौर कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में है। कहाँ पे है? यह राजस्थान में है। और यह जो अपना जनसंख्या घनत्व के मामले में अपना बिहार पहले स्थान पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ स्थित है? कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है बताइए आप लोग। ऑप्शन है तिब्बत के में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। कहाँ से निकलती है? अरे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में निकलती है ना, तिब्बत से। तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलती है। हिमालय में गंगोत्री से कहाँ निकलती है? चलिए, क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है क्या सेंटर को लेके? अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में कौन राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? अरे भाई, रिकॉर्डेड कोई भी पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्डेड जब हम करेंगे, जब रिकॉर्डेड हम आपको क्लासेस कराएंगे नहीं करा देंगे। रिकॉर्डेड में भी उतना ही समय लगेगा, रिकॉर्ड करने में लगेगा, और लाइव में भी उतना ही समय लगेगा, तो फिर डबल मेहनत क्यों? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। लगता है आप लोग के पास मोटिवेशन की कमी हो गई है। अगला कि भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है बताइए। भारत में सबसे लंबा जो रेलवे जोन है कौन सा है? और एक अगला क्वेश्चन कीजिए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए, आंसर आप लोग बताइए, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो पहले क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का कि भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन जो हो गया वो आपका ऑप्शन रेलवे हो गया। और इसका आंसर देखते हैं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वह कौन सी है? तो वह है K2। K2 भारत में सबसे हिमालय की जो ऊंची चोटी है वह K2 है। K2 है, कंचनजंगा नहीं है, K2 है, K2। ठीक है, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी? 1850। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अलंकेश्वर क्षेत्र जो है किसके लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर क्षेत्र जो है किसके लिए जाना जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसके आंसर को बताइए। और सेकंड क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे बना हुआ है? क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ स्थित है, और अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस। 2 क्वेश्चन आपके लिए।
आंसर कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी यानी कि खनिज तेल के लिए। अंकल खनिज तेल के लिए स्थित है। और भाखड़ा नागल जो बांध परियोजना है वो कहाँ पे बना हुआ है? कहाँ पे? सतलज नदी पे बना हुआ है। अगला की बात, क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है। तो सबसे अधिक लोहे और कोयले के जो भंडार है वो कहाँ स्थित है? वह छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। कहाँ पे? छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। एक क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं कि हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं बताइए? कि घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बताइए? क्वेश्चन नंबर 16 है। कोई दिक्कत हो गया? एक मिनट। चलिए कोई दिक्कत था, शायद सेकंड नंबर पे कॉल आ गया था, नंबर बंद नहीं था। चलिए बंद कर दिया, कोई कॉल नहीं आएगा, ठीक है। नंबर ही बंद कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कॉल आ गया था उसमें, अब दिक्कत नहीं होगा। कह रहे हैं कि उस समय से दिक्कत कहाँ से हो रही है? बफरिंग होने का कारण था कि बीच में कॉल आता था, पता ही नहीं चल रहा था। तो हम लोग चलिए, क्वेश्चन था आपका कि अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अब कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, कॉल आ रहा था बीच में, पता ही नहीं चल पा रहा था, हम नंबर को ही बंद कर दिए। देखो, घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में है। और अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी कहाँ बहती है? कावेरी नदी कहाँ बहती है बताइए? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में। कावेरी नदी कहाँ बहती है? कावेरी नदी कहाँ बहती है? क्वेश्चन नंबर 17, 15 का आंसर आपका ऑप्शन ए था। कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिण भारत में बहती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है। अगला कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र निम्नतम है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र निम्नतम है बताइए? सिक्किम, गोवा, हरियाणा या केरल? देखिए, एक नंबर बंद किए तब दूसरे नंबर पे आ गया, अब लगता है इस नंबर को भी बंद करना होगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि हरियाणा। किसी को जरूरत होगा, इसका क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। देखिए, कहा था कि अपने उद्गम स्थल में गंगा जानी जाती है। जब गंगा निकलती है उस समय उसको किस नाम से जानते हैं? जब गंगा निकलती है उसको किस नाम से जानते हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 19 है, बताइए कि अपने उद्गम स्थल में गंगा को किस नाम से जानते हैं? गंगा को किस नाम किस जानते हैं? अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? वह अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। कहां से जानी जाती है? वह अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन क्या है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन करवा देते हैं। मिक्स क्वेश्चन में आपका हो जाएगा सभी से, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, आपका सभी से मिक्स क्वेश्चन करवा देंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। जियोग्राफी करवा लेते हैं। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पे स्थित है। कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है। देखो, चिल्का झील के बारे में आप लोग जानते हैं। चिल्का स्थित है उड़ीसा में, कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। और पुलकर झील जो है तमिलनाडु में है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा लैगून झील का उदाहरण नहीं है, ठीक है। कौन सा जो है लैगून झील का उदाहरण नहीं है? तो वो आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर वाला बुलर झील आ जाएगा, ठीक है। झील भी हम आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दिए थे, उसको आप ध्यान रख लीजिएगा। भारत में पाई जाती है, देखो जियोग्राफी के क्वेश्चन तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होंगे ही आपके लिए। तो भारत में सर्वाधिक जो चांदी पाई जाती है वह कहाँ पे पाई जाती है? सर्वाधिक चांदी, तो उसके लिए प्रसिद्ध क्या है? राजस्थान है। चांदी के लिए राजस्थान पर क्या है? प्रसिद्ध है। अगर ईख की बात करें, गन्ने की बात करें, तो गन्ना जो है सबसे अधिक भारत में होता है। भारत जो है इसका उत्पादन करता है अधिक। और विश्व में सबसे जो बड़ा चाय का उत्पादक है, चाय के उत्पादन में भी अपना देश ही भारत है। अपना देश भारत है चाय के उत्पादन में। देखो, चांदी के उत्पादन में राजस्थान, ठीक है। गन्ना में भारत, चाय में भारत, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के जो उत्तरी मैदान होते हैं वहाँ पे कैसा मिट्टी पाया जाता है? तो उत्तरी मैदानों में जो होते हैं वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सा मिट्टी होता है? जलोढ़ मिट्टी होता है, ठीक है। कहता है कि उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्नलिखित में से कहाँ से होकर निकलती है? गंगा नदी जो है कहाँ से होकर निकलती है उत्तरी मैदानों में बताइए? ऑप्शन आपका यहाँ पे लखनऊ, हरिद्वार, इलाहाबाद या फिर पटना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि लखनऊ से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन है, देखिए सरदार पटेल को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है, जिसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, जो 240 मीटर है गुजरात में, वह नर्मदा जिला के किस जिले में एक टापू पर स्थित है? इसमें आंसर भी आपका छुपा हुआ है। देखिए, गुजरात जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गुजरात को क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन में आपका आंसर भी दिया हुआ है।
अब देखो इस क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है फिर भी आप लोग गलत दे रहे हैं। नर्मदा, यहाँ पे लिखा हुआ कि नर्मदा जिला है, ठीक है, तो गुजरात के नर्मदा जिले में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो 240 मीटर है, जो कि विश्व की सबसे समर्पित है, ऊंची प्रतिमा है जो 240 मीटर बना है, ठीक है, सबसे ऊंचा है। अगला कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है बताइए। पीक नहीं दिख रहा है आप लोग को। चलिए एक चीज़ हम करेंगे, अब हमें लगा कि एक बार फिर से क्लास डिस्कनेक्ट करके फिर से लेना होगा। 2.5 घंटे की क्लास तो हो गई ना, लगता है कि फिर से एक बार क्लास हम लोग को लेना ही पड़ेगा बाद में, अभी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि नेटवर्क अभी उतना अच्छा है नहीं, बाद में तो रहेगा ही। चलिए पीर पंजाल कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला कि झारखंड में सिंदरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जो सिंदरी है किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में कोयला भी है। अब देखो नेटवर्क तो मेरे हाथ में तो है नहीं, नेटवर्क हमारे हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में नहीं, होता ही है, दिक्कत करता ही है, क्या कीजिएगा, काम रुकना नहीं चाहिए। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड जो है रासायनिक उर्वरक के लिए। देखिए झारखंड का जो सिंदरी है वह रासायनिक उर्वरक के लिए, ठीक है। अगला कि बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए 2 क्वेश्चन आप, एक है बोमडीला दर्रा और एक है लूनी नदी किस राज्य से निकलती है? चलिए सबका नेटवर्क आज बहुत गड़बड़ है। ठीक है, तो क्या है बोमडीला दर्रा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और लूनी नदी कहाँ बहती है? तो लूनी नदी जो है राजस्थान से होकर बहती है, ठीक है, कहाँ से? और राजस्थान से होकर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक खनिज तेल पाया जाता है? चलिए बताइए कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक खनिज तेल पाया जाता है? तो वह स्थान क्या है? वह स्थान आपका बॉम्बे हाई है। क्या है? बॉम्बे हाई, ठीक है। हमारे साइड से ही ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये हम मान सकते हैं आज। निम्नलिखित में कौन सा बांध सबसे लंबा बांध है? तो सबसे लंबा बांध कौन सा है बताइए, सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबसे बड़ा बांध हीराकुंड। चलिए और भी है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? हल्दिया तो नाम भी है, हल्दिया जगह भी है, हल्दी घाटी का युद्ध भी, हल्दिया एक जगह है जो कहाँ पड़ता है, वह यूपी में नहीं बंगाल में पड़ता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बंगाल में पड़ता है। अगला कि सिंपली पॉल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो सिंपली पॉल राष्ट्रीय पार्क स्थित है, बताइए। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कीजिए इसमें का, जियोग्राफी का आपका। सिंपली पॉल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 का। तो सिंपली पॉल जो है उड़ीसा में है। बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो यह बना हुआ है महानदी पे, ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ पे बना हुआ है?